नमस्कार। आज हम Amazon वेब सर्विसेज की दुनिया में एक खास सेवा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। जी हाँ। ये AWS की एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब पास पेशकश है और ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो AWS सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और डेवलपर्स के लिए भी ये बेहद काम की चीज़ है। हाँ, जो अपने एप्लीकेशंस जल्दी डिप्लॉय करना चाहते हैं उनके लिए। आज हम देखेंगे कि कैसे ये सर्विस मतलब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की चिंता किए एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट को आसान बनाती है। बिल्कुल, ये वादा तो यही करती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भूल जाइए, अपने ऐप पर फोकस कीजिए। लेकिन असल में मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। आज इसी को खोलते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, इलास्टिक बीनस्टॉक आखिर है क्या? इसे AWS का पास कहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ट्रेडिशनल क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसमें आपको वर्चुअल मशीन जैसे EC2 इंस्टेंस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब खुद कॉन्फ़िगर और मैनेज करना पड़ता है। हाँ, उसमें काफ़ी सेटअप लगता है शुरू में। जी। अब PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इस प्रोसेस को आसान बना देता है। इलास्टिक बीनस्टॉक के केस में AWS आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप सिर्फ अपना कोड डालते हैं। अच्छा, सिर्फ कोड? हाँ, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे EC2 इंस्टेंस बनाना, लोड बैलेंसर लगाना, ऑटो स्केलिंग सेट करना, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर RDS डेटाबेस को जोड़ना, ये सब कामों खुद ही कर देता है। अच्छा, तो ये उन शुरू के कई घंटों या शायद दिनों को बचा लेता है, जो नॉर्मली सर्वर सेट करने, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने, स्केलिंग नियम बनाने में लग जाते हैं ना? बिल्कुल, डेवलपर सीधा अपने कोड पर ध्यान दे सकते हैं। यही मेन आइडिया है। ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन कोड दें और ये जावा, पाइथन, नोड.js, PHP, .NET, रूबी या फिर डॉकर कंटेनर में भी हो सकता है। और इलास्टिक बीनस्टॉक आपके लिए एक चलता फिरता एनवायरनमेंट तैयार कर देता है। हम्म। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बीज देते हैं, मतलब अपना कोड, और बीनस्टॉक जमीन, पानी, धूप यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंतजाम कर देता है। ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? ये मतलब जादू कैसे काम करता है? क्या ये बिल्कुल सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा है? सेट इट एंड फॉरगेट इट कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर हाँ, ये प्रोसेस को काफी हद तक ऑटोमेट जरूर कर देता है। अच्छा। जब आप अपना कोड बीनस्टॉक एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं तो ये कई स्टेप्स लेता है। पहला, ये आपके ऐप के लिए ज़रूरी कंप्यूट कैपेसिटी यानी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता है। ठीक है, EC2 इंस्टेंस। फिर आने वाले ट्रैफिक को संभालने और बांटने के लिए ये इलास्टिक लोड बैलेंसिंग मतलब ELB कॉन्फ़िगर करता है। ओके, लोड बैलेंसिंग भी। हाँ, फिर आपके ऐप पर लोड बढ़ने या घटने पर इंस्टेंस की संख्या को अपने आप एडजस्ट करने के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेटअप करता है। ऑटो स्केलिंग भी बिल्ट इन है? वाओ। जी, फिर आपके कोड को इन सभी इंस्टेंस पर डिप्लॉय करता है। और अगर आपके ऐप को डेटाबेस चाहिए तो ये RDS इंस्टेंस को भी सेटअप और कनेक्ट कर सकता है। ये ऑप्शनल है पर सुविधा है। हम्म। और ये सब होने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जहां आप अपने एप्लीकेशन की हेल्थ, लॉग्स, परफॉर्मेंस ये सब मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने से कहीं ज्यादा है। ये तो कई सारी AWS सेवाओं को एक साथ मैनेज करने वाली एक लेयर है, एक तरह का ऑर्केस्ट्रेटर। बिल्कुल सही शब्द है, ऑर्केस्ट्रेटर। ये EC2, ELB, ऑटो स्केलिंग, S3 कोड स्टोर करने के लिए, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए और ऑप्शनली RDS, इन सबको ऑर्केस्ट्रेट करता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ देख ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, भले ही बीनस्टॉक ये सब मैनेज कर रहा है, आपके पास इन अंडरलाइंग रिसोर्सेज तक पहुंच बनी रहती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप SSH करके EC2 इंस्टेंस में जा सकते हैं, सेटिंग्स देख सकते हैं या कुछ खास बदलाव कर सकते हैं। ओहो, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि कंट्रोल पूरी तरह से खत्म नहीं होता। मतलब अगर कभी डीबगिंग या किसी खास कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़े तो रास्ता खुला है। बिल्कुल। चलिए अब इसके फायदों की बात करते हैं। डेवलपर्स या कंपनियां इसे क्यों चुने? क्या है इसके मेन बेनिफिट्स? इसके कई फायदे हैं, खासकर कुछ खास सिचुएशंस में। सबसे बड़ा फायदा है तेजी, डिप्लॉयमेंट की रफ्तार। हाँ, वो तो आपने बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे बचकर आप मिनटों में अपना कोड चला सकते हैं। प्रोटोटाइप बनाने या जल्दी से मार्केट में कुछ लॉन्च करने के लिए ये बहुत कीमती है। सही बात है। दूसरा है सरलता। मान लीजिए आपको AWS की बहुत सारी सेवाओं की गहरी जानकारी नहीं भी है, तो भी आप एक स्केलेबल वेब एप्लीकेशन चला सकते हैं। बीनस्टॉक बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने आप लागू कर देता है।
ये नए लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, फिर है मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS ऑपरेटिंग सिस्टम पैचिंग, प्लेटफॉर्म अपडेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग का बड़ा हिस्सा खुद संभाल लेता है। इससे आपका ऑपरेशनल बोझ कम होता है। ये भी बड़ा पॉइंट है। और फिर अंतर्निहित स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग। आपको अलग से लोड बैलेंसर या ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने की चिंता नहीं करनी, ये पहले से ही इसमें शामिल है। इससे एप्लीकेशन रिलायबल बनता है। ठीक है। और आखिर में भाषा और कंटेनर सपोर्ट। ये कई पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषाओं जावा, पाइथन, नोड.js वगैरह और डॉकर को सपोर्ट करता है, तो डेवलपर्स अपनी पसंदीदा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ऑटोमेशन और सरलता तो बढ़िया है, पर अक्सर ऐसी सुविधाएं महंगी होती हैं। क्या इलास्टिक बीनस्टॉक इस्तेमाल करने की कोई हिडन कॉस्ट है, या ये वाकई सिर्फ उन सर्विसेज का ही बिल आता है जो ये पीछे से इस्तेमाल करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ एक अच्छी खबर है। इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस अपने आप में मुफ्त है। अरे वाह, मुफ्त? हाँ, मतलब AWS इसके इस्तेमाल के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता। आपको केवल उन अंडरलाइंग AWS रिसोर्सेज के लिए पे करना होता है जिन्हें बीनस्टॉक आपके लिए बनाता और मैनेज करता है। जैसे कि EC2 इंस्टेंस उनके रनिंग टाइम के हिसाब से, S3 बकेट जहां आपका कोड और लॉग्स स्टोर होते हैं, ELB अगर इस्तेमाल हो रहा है, और RDS डेटाबेस अगर आपने चुना है। तो कॉस्ट सीधे तौर पर आपके एप्लीकेशन के स्केल और इस्तेमाल किए गए रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। तो कॉस्ट के लिहाज से ये काफी ट्रांसपेरेंट है, कोई बीनस्टॉक फीस नहीं है? जी नहीं। अगर परीक्षा के नजरिए से देखें AWS सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए, तो इसका मुख्य संदेश क्या होगा जिसे याद रखना चाहिए? परीक्षा के लिए जो की सेंटेंस है वो होगा, इलास्टिक बीनस्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन किए बिना एप्लीकेशन का त्वरित डिप्लॉयमेंट सक्षम बनाता है। ये इसका कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है। क्विक डिप्लॉयमेंट विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, त्वरित डिप्लॉयमेंट बिना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के, समझ गए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप है, कोई नया सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल बना रहा है, छोटी सी डेवलपर टीम है उनकी। बिल्कुल। इस स्टार्टअप के लिए टाइम और रिसोर्स दोनों कीमती हैं, है ना? हाँ। वे शायद अपना ज्यादातर ध्यान अपने एनालिटिक्स एल्गोरिदम और यूजर इंटरफेस पर लगाना चाहेंगे, न कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और स्केलिंग सेटअप पर। बिल्कुल। अपने आप इंस्टेंस बढ़ा देगा जरूरत के हिसाब से। इससे वे तेजी से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और शुरुआती कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, बिना इंफ्रा टीम पर ज्यादा खर्च किए। ये तो शुरुआती दौर के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन क्या होता है जब ये एनालिटिक्स टूल बहुत सफल हो जाता है? मान लीजिए उन्हें अब हजारों कंपनियां इस्तेमाल करने लगती हैं और उन्हें बहुत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बारीक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। क्या तब भी बीनस्टॉक सही रहता है? हाँ, यही वो पॉइंट है जहां इलास्टिक बीनस्टॉक की लिमिटेशन सामने आने लगती हैं। देखिए, ये शुरुआत करने और मीडियम स्केल तक के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब एप्लीकेशन बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अच्छा, या जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जैसे कि खास तरह के EC2 इंस्टेंस चुनना, नेटवर्किंग को बहुत गहराई से कस्टमाइज करना, या डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज पर पूरा कंट्रोल रखना, तब बीनस्टॉक साइड काफी ना हो। अच्छा। ये आपको एक लेवल तक कस्टमाइजेशन देता है, लेकिन ये पूरी तरह से मैनुअल सेटअप जितना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? अगर कोई टीम बीनस्टॉक से आगे बढ़ना चाहे तो वे कहाँ जाते हैं? कई रास्ते हैं। अगर वे कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीनस्टॉक डॉकर के जरिए सपोर्ट करता ही है, तो अगला लॉजिकल स्टेप अक्सर होता है AWS की कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सेवाएं, जैसे ECS या EKS। बिल्कुल। ECS यानी इलास्टिक कंटेनर सर्विस, या EKS यानी इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। ये ज्यादा कंट्रोल और स्केलेबिलिटी देती हैं, खासकर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वापस IaaS की तरफ जाना, यानी EC2 इंस्टेंस, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स वगैरह को खुद से मैन्युअल रूप से मैनेज करना। इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी पूरी तरह आप पर आ जाती है। और ये जानना जरूरी है कि ECS, EKS या मैनुअल सेटअप पर जाने में सीखने और मैनेज करने का एक बड़ा स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये कोई बस एक बटन दबाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है जिसके लिए प्लानिंग और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इसीलिए कई टीमें बीनस्टॉक की सिंप्लिसिटी को तब तक इस्तेमाल करती हैं जब तक कि कंट्रोल की जरूरत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और ये अंदाजा लगाना कि कब वो जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी एक चुनौती होगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब कुछ एग्जाम जैसी सिनेरियो देखते हैं ताकि और साफ हो जाए। पहला,
एक टीम है जिसे अपनी रूबी ऑन रेल्स वेब एप्लीकेशन को जल्दी से AWS पर डिप्लॉय करना है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पर कम से कम टाइम खर्च करना चाहते हैं। उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शंस है A, केवल EC2, B, AWS लैम्डा, C, इलास्टिक बीनस्टॉक, D, EKS। जहां कीवर्ड्स हैं जल्दी डिप्लॉय और कम से कम मैनेजमेंट। रूबी ऑन रेल्स एक ट्रेडिशनल वेब फ्रेमवर्क है जिसे सर्वर पे चलाने की जरूरत होती है। हाँ। लैम्डा तो सर्वरलेस है, वो इस तरह के फ्रेमवर्क के लिए डायरेक्ट फिट नहीं है। EKS बहुत पावरफुल है लेकिन मैनेजमेंट का बोझ ज्यादा है। केवल EC2 में सब कुछ मैनुअल करना होगा, इसलिए यहां सबसे सही जवाब है C, इलास्टिक बीनस्टॉक। ये तेजी और कम मैनेजमेंट का बैलेंस देता है। बिल्कुल साफ है। अब दूसरा सिनेरियो जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। एक डेवलपर एक ऐसा API बना रहा है जिसे केवल कुछ खास इवेंट्स पर ही चलना है और वे चाहते हैं कि वे केवल कोड के चलने के टाइम के लिए ही पे करें, बिना किसी सर्वर को मैनेज किए। क्या इलास्टिक बीनस्टॉक इसके लिए सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये AWS लैम्डा का क्लासिक यूज केस है। अच्छा। केवल कोड चलने पर भुगतान और बिना सर्वर मैनेज किए, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग की पहचाने हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक भले ही मैनेजमेंट आसान करता है, लेकिन ये पर्दे के पीछे EC2 इंस्टेंस चलाता है जो लगातार चलते रहते हैं जब तक आप उन्हें रोकते नहीं। हाँ, ये तो सर्वर बेस्ड हुआ फिर। जी, इसलिए बीनस्टॉक सर्वरलेस नहीं है, ये एक मैनेज्ड पास है। आपको बीनस्टॉक में चल रहे EC2 इंस्टेंस के लिए तब भी पे करना पड़ता है, भले ही उस समय कोई रिक्वेस्ट ना आ रही हो। ये लैम्डा के पेपर एग्जीक्यूशन मॉडल से बहुत अलग है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बीनस्टॉक कम मैनेजमेंट वाला है, लैम्डा असल में नो सर्वर मैनेजमेंट वाला है डेवलपर के नजरिए से। एकदम सही कहा आपने। बीनस्टॉक सर्वर को एब्स्ट्रैक्ट करता है, लैम्डा उन्हें डेवलपर के लिए हटा ही देता है। ठीक है, तो हमने आज इलास्टिक बीनस्टॉक के बारे में काफी कुछ जान लिया। अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराएं तो? जरूर। मेन पॉइंट्स हैं। 1. इलास्टिक बीनस्टॉक AWS का PaaS समाधान है। वेब ऐप डिप्लॉयमेंट को तेज और आसान बनाता है। दूसरा, ये EC2, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली प्रोविजन और मैनेज करता है। तीसरा, बीनस्टॉक सर्विस खुद फ्री है, आप सिर्फ अंडरलाइंग AWS रिसोर्सेज EC2, S3, ELB, RDS वगैरह के लिए पे करते हैं। 4. ये सर्वरलेस नहीं है, वो लैम्डा है। इसके पीछे सर्वर चल रहे होते हैं, भले ही AWS उन्हें मैनेज कर रहा हो। 5. ये स्टार्टअप्स, प्रोटोटाइप और ऐसी सिचुएशंस के लिए आइडियल है जहां जल्दी डिप्लॉयमेंट जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गहरे कंट्रोल की तुरंत जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है कि इलास्टिक बीनस्टॉक क्या है और कहाँ फिट बैठता है AWS इकोसिस्टम में। हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर काम के लिए बेस्ट टूल नहीं है। सही टूल चुनना हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो ये थी AWS इलास्टिक बीनस्टॉक पर हमारी आज की चर्चा। हमने इसकी फंक्शनैलिटी, फायदे, कॉस्ट, लिमिटेशंस को समझा और ये भी देखा कि ये लैम्डा और ECS-KS जैसी दूसरी सेवाओं से कैसे अलग है। अब अंत में एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं को सोचने के लिए। हमने बात की कि कैसे ज़रूरतें बढ़ने पर टीम्स बीनस्टॉक से ECS, EKS या मैनुअल सेटअप की ओर जाती हैं। हाँ। सोचने वाली बात यह है, वो कौन से शुरुआती संकेत या मैट्रिक्स हो सकते हैं जो किसी टीम को ये इशारा दें कि अब बीनस्टॉक से आगे बढ़ने का सही टाइम आ गया है। क्या वो सिर्फ ट्रैफिक का स्केल है, या फिर कस्टमाइजेशन की बढ़ती ज़रूरत, या शायद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का प्रेशर? इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी एप्लीकेशन या टीम के लिए वो टिपिंग पॉइंट कैसे पहचाना जाए जहां बीनस्टॉक की आसानी के बजाय ज्यादा कंट्रोल वाला प्लेटफॉर्म ज्यादा फायदेमंद साबित होने लगता है? इस पर विचार करना उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो बीनस्टॉक का उपयोग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं।